एक बार फिर आपको नया दिन में खुश आमदीद कहते हैं। और जैसे कि आप सबको मालूम है कि ये जो अक्टूबर का महीना है, ये ब्रेस्ट कैंसर, छाती के सरतान के हवाले से आगाही का पूरा महीना मनाया जाता है। हमने इस पे पहले भी बात की अपने स्टूडियोज़ में, लेकिन आज हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी जो हमारी कलीग्स हैं और हमारे दीगर जो मेंबर्स हैं समा के, हम उनके पास आएँ और हम नन बेटर पर्सन देन अ वेरी सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर शाजिया फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी, मैं बिल्कुल खैरियत तो से हूँ। आई होप यू आर फीलिंग कंफर्टेबल बिकॉज ये न्यूज़ रूम का सारा माहौल है। This is a little bit different थोड़ा सा। ऑलराइट, हम डिफरेंट चीज़ें ही करते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम स्ट्रेट अपनी जो हमारे एम्प्लॉयज़, हमने सोचा कि क्यों ना आज इनसे ही हम डायरेक्ट सवालात, और मेरा रोल थोड़ा सा माइन्यूट हो जाएगा और मैं कनेक्ट करा दूंगा डॉक्टर साहब को हमारी एम्प्लॉय से। हमारी बहुत सीनियर एम्प्लॉय फरियाल आ रही हमारे साथ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरियाल। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। एंड अब मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा। प्लीज़ गो ऑन विद योर क्वेश्चन। अच्छा, मुझे पहले तो बहुत खुशी हुई कि हम टीवी पे देखते हैं और अक्सर जो है ना वो मिस भी कर देते हैं। यूजुअली पूरा प्रोग्राम नहीं देख सकते, टाइम नहीं होता। हालांकि हमारे पास हर वक्त टीवी चल रहा है और हमारे अपने शो पे भी ब्रेस्ट अवेयरनेस की मुहिम चल रही है, मगर जो है वो हम इतना देख नहीं पाते और सुन भी नहीं पाते और फिर इग्नोर कर देते हैं। हालांकि इग्नोर करना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग और हमें सवाल करने का मौका दिया। मैं तो ये सवाल करना चाहूँगी कि मैं अनमैरिड हूँ, ठीक है? तो मेरे जहन में ये सवाल आता है कि क्या अनमैरिड जो हैं ख़वातीन वो भी उतनी प्रोन होती हैं कि उनको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कितने होते हैं जितने मैरिड वुमेन को होते हैं? शुक्रिया बहुत बहुत। एक तो समा का शुक्रिया कि मुझे बुलाया। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा। एक्चुअली फ़ीमेल्स जो हैं दे आर प्रोन टू हैव ब्रेस्ट कैंसर, उनके परसेंटेज ज़्यादा है, बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसके ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। ये टोटली हम नहीं कह सकते कि यंग अनमैरिड फीमेल्स में नहीं होता, बट उसमें परसेंटेज एज़ कम्पेयर टू ओल्डर एज कम होती है। तो ये बिल्कुल ये ज़ीरो पे नहीं है। ओके, एक क्वेश्चन और करूँगी, ठीक है? वो ये कि हमारे यहाँ यूजुअली हम बात भी नहीं कर रहे होते हैं इतनी ज़्यादा बोल्डली ब्रेस्ट कैंसर, क्या हम ब्रेस्ट के किसी भी इश्यूज़ के हवाले से या अपनी पर्सनल बॉडी प्राइवेट पार्ट्स के हवाले से कभी बात नहीं करते हैं इतने ज़्यादा। हालांकि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो एक बहुत सीरियस मसला है और ख़वातीन हमारे यहाँ मैंने देखा है बहुत प्रोन है ब्रेस्ट कैंसर होने में। वो इसलिए कि नेग्लिजेंस बहुत ज़्यादा है। कब कब हमें जो है वो अपना टेस्ट करते रहना चाहिए, अपने आप को देखते रहना चाहिए? हमें कैसे पता चलेगा कि देयर आर चेंजेस इन आवर ब्रेस्ट? कैसे पता चलेगा? सेल्फ एग्जामिनेशन। एग्जैक्टली। थोड़ा सा मैं जो है इसका बैकग्राउंड ज़रूर दूंगी। जो आपने ये कहा है कि हम इग्नोर करते हैं, थोड़ा सा हमारा जो ऑल्दो हमारे पास इस तरह का डेटा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 19 हॉस्पिटल हैं और उनका कैंसर रजिस्ट्री डाटा है, जिसके मुताबिक अगर हमारे पास 2019 में तकरीबन 41,000 कैंसर के पेशेंट्स आए थे, जिनमें से आउट ऑफ देम 23% जो थे वो ब्रेस्ट कैंसर थे, और ये सबसे बड़ा नंबर है। तो इस नंबर को जहन में रखते हुए हमें ये बात याद रखनी है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन जो है वो वैसी चीज़ है जिससे आप, पहला एक स्टेप है जिससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं। महीने में आपने हर महीने अपना खुद एग्ज़ामिनेशन करना है। उसके तरीके आपको बहुत सी पैम्फलेट्स मिलते हैं, आप सोशल मीडिया पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, आपको वीडियोस मिलती हैं, उससे देखें। ये वो चीज़ है जिससे आप, पहला स्टेप है जिससे आप अपने ब्रेस्ट के अंदर कोई भी ऐसी चेंजेस आ रही हैं, जैसे साइज़ में डिफरेंस आ रहा है या स्किन ख़राब हो रही है या निप्पल अंदर की तरफ धंस रहा है या उसमें से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये आप नोटिस कर लेते हैं, या कोई गिल्टी है जो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो अगर आप ये चीज़ नोट कर लें तो आप अर्ली डिटेक्शन की तरफ जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस पे बात करें कि लोग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करें और लोगों को सिखाएं भी। थैंक यू सो मच फरियाल। हम आगे बढ़ते हैं और सबसे अहम चीज़ यही है, पहला कदम ही सेल्फ एग्जामिनेशन है। और हम बहुत सारे कदम बढ़ाते हुए, हमारी एक और बहुत सीनियर कोलीग हैं, सीनियर कहने से आप माइंड तो नहीं करेंगी, बेनिश हमारे साथ मौजूद है। बेनिश, अस्सलाम वालेकुम, ओवर टू यू, आपका सवाल। थैंक यू मैम। मैं एक मैरिड हूँ, मदर हूँ और वर्किंग मदर हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि जो वर्किंग मदर्स बच्चों को फीड नहीं करा पाती अपनी ड्यूटी की वजह से, क्या उन्हें भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा होता है? देखिए, ये तो जो डाटा पाकिस्तान में है और जो डाटा पूरी दुनिया में है वो ये कहता है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को कम करती है।
तो हमारे यहाँ इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में होनी चाहिए कि मदर्स अपने बच्चों को फीड करा सकें, ताकि ये एक तरीका है, ये एक रिस्क फैक्टर है, वन ऑफ मैनी रिस्क फैक्टर्स। तो ये एक रिस्क फैक्टर है जिसको कम करने के लिए हमारा माशरा इस तरह कंट्रीब्यूट कर सकता है कि हम अपने वर्किंग प्लेसेस पे ऐसी जगह बनाएं, डे केयर हों, बच्चे वहाँ हों और माँ जाके वहाँ पे उसको फीड करा सके। अच्छा, एक और सवाल है, वो ये कि कहा जाता है कि अपना एग्ज़ामिनेशन खुद कर लें। बहुत सी ख़वातीन को नहीं पता कैसे करना है, और ये कैसे पता चलेगा कि सूरत हाल अब ख़तरनाक होगी, अब जाना चाहिए डॉक्टर के पास? देखिए, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो है उसके ऊपर आजकल तो जो ज़माना है, हर एक किसी के पास एक्सेस है कि वो सोशल मीडिया पे जा सकता है, यूट्यूब देख सकता है, बहुत से वो देख सकता है। तो उसमें देखने के मैंने जैसे सिम्टम्स बताए कि ब्रेस्ट के साइज़ में डिफरेंस आ गया, स्किन में चेंजेस आ गई, कोई गिल्टी महसूस हुई, गिल्टी बगल में महसूस हुई, या निपल से कोई डिस्चार्ज हुआ, ये वो चीज़ें हैं जिससे आपको फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए। अच्छा, इसका PCOS से भी कोई लिंक है या? देखें, हार्मोनल लिंकेजेस हैं, बट डायरेक्ट इस तरह कह दिए कि हर PCO वाले को ब्रेस्ट कैंसर होगा, दैट इज़ नॉट राइट। थैंक यू सो मच। और अगेन अब हम मज़ीद कदम आगे बढ़ाएंगे। एंड बाय द वे डॉक्टर साहब, पहले जो वो नर्वसनेस थी न्यूज़ रूम की, वो अब थोड़ी सी काम हो गई है, राइट? ओके, तो हमारी मतलब सब सीनियर है हमारे, एक और बहुत सीनियर हमारे रुकन शहरबानो भी हमारे साथ मौजूद है। शहरबानो, केम छो? मजा में छो? आपका सवाल। डॉक्टर साहबा, आपसे सवाल मेरा ये है कि हमने अभी बात की कि अलामात क्या हो सकती हैं या उसको किस तरह से असेस किया जा सकता है, लेकिन वजूहात क्या है और एज ब्रैकेट क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि एक एज ग्रुप है जो इससे अफेक्ट हो रहा है, तो क्या यंगस्टर्स में भी ये ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस है और कितनी टेंडेंसी है? देखिए, आपने 2 सवाल पूछे। रिस्क फैक्टर जहाँ तक बात है, कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे कहेंगे इससे हो सकता है, बट रिस्क फैक्टर हैं जिनकी मौजूदगी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को बढ़ाती है। लाइक आपकी एज ज़्यादा होना, फीमेल होना सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, एज ज़्यादा होना, ओबेसिटी होना, उसके अलावा हार्मोनल जो चीज़ें हैं, जैसे आप कोई लेते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, वो उससे होता है। अगर आप माहवारी बंद होने के बाद हार्मोनल ट्रीटमेंट लेते हैं, उससे चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका अगर माहवारी बहुत जल्दी शुरू हो गई है या बहुत लेट बंद हुई है, उसमें भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसी ख़वातीन जिनमें हमल बहुत 30 साल के बाद होता है, उनमें चांसेस बढ़ जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के, जनरल पब्लिक या जनरल बाकी फ़ीमेल्स के मुकाबले में। और ऐसी ख़वातीन जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती या जिनके बच्चे नहीं होते, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हार्मोन्स जिसमें आपके डिस्टर्ब होते हैं, तो उसकी वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं। जहाँ तक आपने ये कहा कि सर्टन एज ग्रुप है, ऑब्वियसली जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, आपकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती जाती है, तो उसमें चांसेस तो बढ़ जाते हैं, लेकिन देयर इज़ एब्सोल्यूट ये नहीं है कि यंगर एज में नहीं होगा, होता है, कम परसेंटेज है। तो इसमें ये खाने पीने की जो हमारी हैबिट्स है, उसका कितना अमल दखल है? देखिए, खाने पीने से डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है कि आप कहें कि हम फ़लानी चीज़ खाएंगे तो उससे बच जाएंगे या खाएंगे तो हो जाएगा। डायरेक्ट लिंक हम अगर किसी से जो कर रहे हैं वो ओबेसिटी से कर रहे हैं, तो ऐसी जो भी चीज़ जिससे आप मोटापा हो जाए, क्योंकि मोटापा एक कॉज समझा जा रहा है, रिस्क फैक्टर समझा जा रहा है, कॉज नहीं रिस्क फैक्टर समझा जा रहा है, तो ऐसी हर चीज़ जो आपको मोटापे की तरफ ले जाए वो एक रिस्क फैक्टर बन जाती है। और आपने देखा कि हमारी जितनी भी एम्प्लॉयज़ थी, जो सबसे अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने की कि हमारे वर्क प्लेस पे भी हमें इस तरह की सिचुएशन बनानी चाहिए। एंड थैंकफुली हमारे यहाँ वर्क प्लेस पे ये सिचुएशन है। ओके, अब मैं सीनियरिटी का क्या करूँ? प्लीज़ नहीं, बहुत ही सीरियस टॉपिक है और अवेयरनेस लोगों को बहुत कम है, इसलिए जो जहन में आ रहा है वो मैं पूछना चाहती हूँ कि रह ना जाए तशनीगी। वो ये कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बहुत ये भी है कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ फीमेल्स को होता है, ठीक है, और ये बिल्कुल क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है इसलिए मुझे पता है कि ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मर्दों को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, हाँ उसका रेशो कम है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप डॉक्टर साहिबा आप बताएं लोगों को कि सिर्फ ख़वातीन को ही नहीं, मर्दों को भी जो है वो अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हम जब भी ये अक्टूबर का महीना बनाते हैं तो हम समझते हैं कि हमारा टारगेट ग्रुप फीमेल्स हैं। मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर होता है, लेस देन 1% चांस है। अगर 100
फीमेल्स हैं तो उसके मुकाबले में एक आदमी को हो सकता है, ये रेशो है तकरीबन। लेकिन ये नहीं है कि एब्सोल्युटली नहीं हो सकता। इनमें भी रिस्क फैक्टर हार्मोनल इम्बैलेंस वाले तो हैं ही हैं, ओबेसिटी है ही है, लेकिन जेनेटिक वाला जो फैक्टर है इसमें बहुत ज़्यादा वर्क करता है, ख़ासतौर पे मेल्स में। और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मेल्स में इसलिए इजी है कि उनकी अगर कोई गिल्टी बन जाती है तो वो बहुत जल्दी वाजे हो जाती है और वो जल्दी पकड़ी जा सकती है। राइट, थैंक यू सो मच फॉर दैट क्वेश्चन। तमाम जो हमारे मेल एम्प्लॉयज़ हैं दे आर थैंकफुल टू यू फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, अब हम क्योंकि हमने आपकी एम्प्लॉय से भी मुलाकात करा रहे हैं, हमारी एंकर भी हैं डॉक्टर, प्लीज़ आप आ सकती हैं अंदर। वेलकम टू द स्टूडियो। और हमारी बहुत कोहना मश्क एंकर इरम हमारे साथ मौजूद है। इरम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आपका सवाल। सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि हम अपने ऑफिस में इसके ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर जो है लोग इस टॉपिक पर बात करने से कतराते हैं और खुलकर, इवन औरतें भी खुलकर इस पर बात नहीं करती। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि किस एज में जो है रिस्क बढ़ जाता है? और हम सेल्फ एग्जामिनेशन तो करते ही रहते हैं, लेकिन अगर फैमिली हिस्ट्री हो आपकी ब्रेस्ट कैंसर की तो फिर आगे कहा जाता है कि जेनेटिकली फिर आगे हमें और ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। तो किस तरह से, कितने चांसेस होते हैं कि वो जेनेटिकली आगे भी जो नस्ल है, जनरेशन जो है, उसमें ये मुंतकिल हो सकता है? देखिए, एक तो रिस्क जब आपने कहा कि किस एज में बढ़ जाता है तो 60s में कहा जाता है कि उसके बाद ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अब ज़रा थोड़ी एज पीछे आ रही है तो 50s में भी रिस्क जो है, 50s के बाद भी रिस्क बढ़ जाता है। जहाँ तक जेनेटिक वाली बात है, ऑल्दो इट इज़ लेस दैन 5%, बट जिन लोगों में होता है उनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, उनमें सर्टन टाइप ऑफ जीन की म्यूटेशंस होती हैं, उनके लिए आजकल सिंपल से ब्लड टेस्ट अवेलेबल हैं, पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, वो करवा लेने चाहिए। जिसमें जेनेटिकली प्रूव हो जाए कि उनको जेनेटिक वाला है तो उनको वो करवा लेने चाहिए और अपनी सारी फैमिली की स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए, ताकि जो फर्दर है वो आप उससे बचा सकें उनको। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि एक तो रेडिएशन थेरेपी होती है, सेकंड जो है सर्जरी होती है, तो कौन सी स्टेज होती है कि जब हमें सर्जरी की ज़रूरत पेश आती है? और क्या ये थेरेपी जो है रेडिएशन थेरेपी, क्या मुकम्मल तौर पर उस पर भी ख़ात्मा हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का? देखें, जो पहला सवाल कि पहले रेडिएशन, और यूजुअली जो 3-4 तरीके होते हैं जिससे हम इलाज कर रहे होते हैं कि हम सर्जरी करते हैं या रेडिएशन की तरफ जाते हैं या हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं या कीमोथेरेपी कहते हैं या टारगेटेड थेरेपीज़ देते हैं। सर्जरी उस स्टेज में होती है जब लोकलाइज्ड हो और बहुत फैला हुआ ना हो। एक जनरल वो है, वैसे तो आप हर इंडिविजुअल पेशेंट को उसके सारे टेस्ट करके असेस करते हैं कि इसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन यूजुअली अगर फैला हुआ कैंसर हो तो उसमें फिर सर्जरी का रोल लिमिटेड हो जाता है। एक जो नहीं फैला हुआ और लिमिटेड टू ब्रेस्ट है और बहुत ज़्यादा उसकी वो नहीं है, तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। रेडिएशन थेरेपी पहला स्टेप नहीं है, रेडिएशन थेरेपी बाद में आती है। जो क्योर है वो बहुत सारी और चीज़ों पे डिपेंड करता है। हम ऐसे एकदम नहीं कह सकते कि रेडिएशन थेरेपी बिल्कुल ख़त्म कर देगी। इसमें कीमोस भी हैं, इसमें टारगेटेड थेरेपीज़ भी हैं, हार्मोनल थेरेपीज़ हैं, टाइप ऑफ कैंसर पे डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा कि आज आप तशरीफ़ लाएँ और हमने कोशिश की आज दिखाने की कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और हमने डॉक्टर साहब को एक छोटा सा टूर भी दे दिया। आई होप आपने वो एंजॉय किया होगा और सवालात भी आपने जगह हैं। बहुत शुक्रिया, ये एक डिफरेंट काइंड इंटरव्यू so था और आई थिंक इससे लोगों को, जो पब्लिक है, आप किसी तरह और इसको करेंगे और इसको अवेयरनेस ज़्यादा फैलाएंगे।